लगता है थोड़ा माहौल भारी हो गया. And conceptual note from Gayatri Madam, very detailing of Mr. Jain, and a concern of Professor. I will take you now into a different world now, where I will show you some impact of the CSR, which we have been now really engaged many people. I have also personally engaged, and I'll tell you exactly how this component of the area component of CSR, where the livelihood, how it is going to be impacted of livelihood of the poor and the poorest kind of stuff. I'll show you some impacts. मैं थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ because अब जब से मैं गाँव में जाने लग गया हूँ मुझे हिंदी में मज़ा आ रहा है, और आप अपनी भावना को शायद हिंदी में ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो मैं आपसे हिंदी में बात करता हूँ. मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ आपको पहले बोलने के पहले. बैकग्राउंड ये है कि मुझे और मेरी पत्नी को ये लगा कि हमें रिटायर नहीं होना चाहिए, और मैं कॉर्पोरेट में था, मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ. तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए. वी शुड एंगेज आवरसेल्फ इनटू एन एक्टिविटी जहाँ आप रिटायर नहीं हो सकते. एंड हम बहुत स्ट्रगल करने लगे और सोचने लगे कि हमें करना क्या चाहिए. हम बड़े क्लूलेस थे, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या. तो हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है. एंड एज आई विल गो बाई, आई विल ऑल्सो कनेक्ट यू विद द रियलिटी ऑफ लाइफ विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो मैंने यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हैं और मैं इस पर आपको ले जाना चाहता हूँ बैक टू बेसिक्स. ये एक ऐसी सोच है जो मेरी पुरानी कंपनी से मुझे मिली है. मैं लीवर में भी था, मैं आपको बता रहा हूँ. ड्रीम बिग, डिलीवर बिग, गेट मोर आउट ऑफ लाइफ. एंड ये मुझे तब समझ में आया जब मैं लीवर छोड़ रहा था, लेकिन मुझे इसका एहसास बहुत पहले से था, क्योंकि मेरी माता मुझे एक छोटा सा शहर है मुजफ्फरपुर, जहाँ हवाई जहाज़ को दिखा के कहती थी, मैं चाहती हूँ तुम इस हवाई जहाज़ में एक दिन उड़ो. तो मुझे ड्रीम सेल करती थी. मुझे उस वक्त समझ नहीं आता था, और तब वो ये कहती थी कि अगर आप इस हवाई जहाज़ में उड़ोगे तो आपको दुनिया बहुत बड़ी नज़र आएगी. ज़मीन से दुनिया नज़र नहीं आती है, लेकिन आप ऊंचाई पे जाओगे तो आपको ज़्यादा दुनिया दिखेगी, और जब उस ऊंचाई पे पहुंचोगे तो आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी होगा. और जो बड़े होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो छोटे होते हैं उनको कंट्रीब्यूशन चाहिए उन लोगों से जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनको भी बड़ा बनना है और ड्यूटी उनकी होती है जो बड़े होते हैं. तो मैंने एक लाइन अपने लिए, अपने जीवन के लिए लिखा कि मैंने अगर अपना सेकंड इनिंग स्टार्ट करना है तो मुझे ये देखना है कि मेरा ड्रीम बिग होना चाहिए. मुझे रिजल्ट भी बड़ा ही डिलीवर करना है, और मैं अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ पाऊँ जो मेरे लिए बड़ा कम हो शायद, लेकिन दुनिया बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा. सो विद दिस नोट लेट मी नाउ टेक यू थ्रू डिटेल्स ऑफ इट. तो मैं आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ. मैंने 32 साल कॉर्पोरेट्स में लगाया, और एक सेल्समैन से वाइस प्रेसिडेंट बना इस 32 साल में. मेरी जर्नी कई कंपनियों से होके पास हुई. मैं लीवर में 20 साल था, और 5 साल में हिंदुस्तान टाइम्स में था. जब हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमें कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं रहना, तो अब मैंने रिज़ाइन किया, और मेरी पत्नी ने एक छोटा सा काम शुरू किया. और वो एक शहर है मुजफ्फरपुर, जहाँ का 2 ब्लॉक है, मीरापुर एंड बुजहाँ, जहाँ हम पहुँचे. और बिहार गवर्नमेंट के प्राइवेट एंड पार्टनरशिप में हमने एक अपना प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है स्वावलंबन. हमने 1.5 साल वहाँ बहुत मेहनत की, क्योंकि हमारा जो ड्रीम था ड्रीम ये था कि अगर मैं अपनी माताओं को उन एक्टिविटी से नहीं जोड़ेंगे हम जिसमें उनको इनकम होता है, तो शायद ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं होगी कि जहां उनको उनका कंजप्शन भी बेटर होगा और उनका न्यूट्रिशन भी बेटर होगा. तो
तो अगर आप सही भारत देखना चाहते हैं तो हमारी उन माताओं को जो 70% ज्योग्राफी में रहती हैं उनके न्यूट्रिशन एंड कंजम्पशन को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वो जो बच्चे पैदा करेंगी वो इस भारत को मजबूत नहीं बनाने वाले हैं। और उसके कई स्नैपशॉट हमें आज मिल रहे हैं। हम रोज रेप के केसेस देख रहे हैं और क्राइम जो है उसके रेट में रोज डिबेट हो रहा है। और हमारे यहाँ बहुत मीडिया के मित्र लोग हैं, हमसे सहमत होंगे, आजकल यही होता है। और कल भी यही बात हो रही थी, शायद जब अरुणा मैडम बोल रही थी कि आए दिन हम लोग मीडिया में यही देखते हैं कि अच्छा कहीं रेप हो रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं आगजनी हो रही है। और कल मैं प्रताप जी के बगल में बैठा था, उन्होंने कहा कि सहारनपुर में भी हंगामा हो गया, कल वहाँ राइट हो गया। तो अगर हम अपनी माताओं को सुरक्षित उनके कंजम्पशन और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे तो आने वाला भारत कभी सुरक्षित नहीं होने वाला है। एंड देयरफॉर ये सोच के मैं अपने अनुभव के हिसाब से मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया कि जिसमें जो गांव में माताएं रहती हैं वो वहीं अपने गांव में रह के कुछ पैसे बना सकती हैं, ऐसी एक्टिविटी कर सकती हैं जिससे वो पैसा कमा सकती हैं। और अगर वो पैसा कमाएंगी तो उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि जिसमें उनका अगर इनकम बढ़ेगा तो उनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा, उनका प्राइड भी बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन फैमिली में बढ़ेगा। और अगर वो खुद इंगेज हैं और खुद काम कर रही हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको लगेगा कि नहीं मैं भी सक्षम हूँ। एंड देयरफॉर शायद वो एक ऐसी स्थिति होगी कि जिसमें उनके बच्चे जो हैं उनकी सोच बदल सकती है कि मेरी माता अगर काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गांव में स्थिति बड़ी डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। एंड देन समझिए 8-9 महीने के बाद मुझे एक वर्ल्ड बैंक से खबर आई, और वो खबर आई कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं हम समझना चाहते हैं। एंड फाइनली आई वाज कॉल्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आई वाज आस्क्ड टू गो टू हैदराबाद टू इम्प्लीमेंट दिस मॉडल इनटू हैदराबाद। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी देता हूँ कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या है। एंड देयरफॉर अब मैंने नौकरी छोड़ दी थी, तो मैंने कहा मैं नौकरी तो करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे रिटायर नहीं होना है। तो उन्होंने कहा 66 साल में वर्ल्ड बैंक में रिटायरमेंट होती है, आप चिंता ना करें। हमने कहा मैं 66 साल में तो मरना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे उम्र लंबी उम्र चाहिए। मैंने कहा मैं वो काम नहीं करना चाहता, बट एनीवे बिटवीन देम एंड मी देयर वाज एन एग्रीमेंट एंड वी सेड लेट्स गो टू हैदराबाद एंड ये प्रोग्राम वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये आज हैदराबाद में प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है, मैं आपको उसका भी डिटेल बताऊंगा। मैं आपको थोड़े दिन पहले ले चलता हूँ। मैं जब लीवर में था तो एक प्रोजेक्ट चला, प्रोजेक्ट शक्ति, बहुत तो आप लोग जानते भी होंगे। मुझे नहीं लगता कि प्रोजेक्ट शक्ति के पहले कोई CSR के बारे में इस इंडिया में कोई बात कर रहा होगा, मुझे नहीं लगता। काम बहुत हो रहे थे, लेकिन चर्चा प्रोजेक्ट शक्ति से स्टार्ट हुई जब लीवर ने इम्प्लीमेंट किया ये प्रोजेक्ट। मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट था और मैंने इसको बोर्ड रूम में जन्म देते भी देखा, गाँव में इम्प्लीमेंट होते भी देखा, और मैंने इसका इम्पैक्ट भी देखा। लेकिन मुझे जो एक चीज़ समझ नहीं आई वो ये नहीं आई कि हमने तो ये प्रोग्राम बनाया था विमेन एम्पावरमेंट के लिए, बट ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बन के रह गया, ये नहीं पहुंच पाया, अपने डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच पाया, वो डिलीवर नहीं कर पाया। मेरे मन में एक चोट थी और मुझे लगता था कि जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ, और मुझे ये भी समझ थी कि वो क्यों नहीं हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा एज आई एम गोइंग टू प्रोग्रेस इन माय प्रेजेंटेशन। तो ये कॉन्टेक्स्ट था जो मेरे दिल में जो कहीं ना कहीं मुझे पुश कर रहा था कि प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया था, और अगर बाकी कुछ गाँव के लिए हमें करना है तो हमें उस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा, उस फैक्टर को समझना पड़ेगा जो इस प्रोजेक्ट को आगे ले जा सकता है। और तब मुझे 2 चीज़ मेरे दिमाग में आई थी जब मैं ये कर रहा था गांव में प्रोजेक्ट टीम के साथ, और मैं कल वो चर्चा कर रहा था। मुझे 2 चीज़ देखी गांव में जब मैं प्रोजेक्ट शक्ति कर रहा था। मैंने देखा गांव में 2 बड़े ब्रांड हैं सोसाइटी में, बड़े पावर हैं जो बड़े वर्क करते हैं। एक तो माता है और एक भगवान है, ये दोनों बड़े वर्क करते हैं। तो अगर आप तो कल जब राधा जी बैठी थी और चर्चा हो रही थी महिलाओं की कि अच्छा हम उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, तो मैंने कुछ एक बात कही थी, मैं दोहरा देता हूँ।
अब सवाल ये है कि जब हम जाते थे घरों में तो मैं देखता था कि घर के बाहर जब हम जाते थे सर्वे करने और इस प्रोजेक्ट को जब हमने लॉन्च किया तो घर में क्या होता था, वो बाहर कुर्सी पे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले साहब बैठे होते थे और हमें औरतों से, महिलाओं से मिलने नहीं दिया करते थे। लेकिन एक बूढ़ी सी औरत जब कमरे से निकल के आती थी और जब वो आती थी तो मैं देखता था माहौल सब बदल जाता था और उसका बड़ा पावर था घर में। और वो पूछती थी क्या बात है, जब हम उसको समझाते थे तो उसको समझ में आता था और वो कहती, वो पानी भी पिलाती थी और बाकी महिलाओं को आसपास से भी बुलाती थी और हमें समय भी दिया करती थी। कई जगह तो हमें खाने में रोटी मिल जाती थी वहाँ उनके हाथों की बनी हुई। तो मैंने देखा एक पावर है जो घर में है, जिसको माता कहते हैं और उसके सामने किसी की नहीं चलती, मुझ वाले की भी नहीं चलती, वो भी डरता है उससे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कमजोर है उसके सामने। दूसरा पावर मैंने ये देखा इज दैट गाँव में हर जगह एक मंदिर है जहाँ जो सुबह और शाम घंटी बजती है और जब वो बजती है तो सबका सर झुकता है, सब लोग सर झुकते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने दिल पे हाथ रखते हैं और ये सोचते हैं कि आज मैंने गलत क्या किया और मैंने सही क्या किया। तो पावर मैंने देखा एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने सोचा कि अच्छा हम अपने इस प्रोजेक्ट को किसी दो पहियों के साथ आगे बढ़ाएंगे। हम अपने ब्रांड को, जो प्रोजेक्ट शक्ति है, इसकी दो धुरियां होगी, एक तो मदर होगी और एक भगवान होगी और हम इसमें ही अपना कम्युनिकेशन बनाएंगे और हमने वो काम किया। इनफैक्ट हमने वो काम किया तो हमने एक इमोशनल प्लेटफॉर्म बनाया और हमने दूसरा जो प्लेटफॉर्म बनाया वो प्रैक्टिकल बनाया। हमने कहा नहीं, लोगों को समझाओ कि इसका बेनिफिट क्या है। नाउ देखिए प्रोजेक्ट शक्ति क्या है। प्रोजेक्ट शक्ति जो है वो एक सोशल प्रोजेक्ट है और एक बिजनेस, दो एस्पेक्ट से बना, सोशल एस्पेक्ट एंड बिजनेस एस्पेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था वो ये था, क्या हम अपना पेनिट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज हमारा चैनल गांव में नहीं जा सकता, हमारे पास एग्जिस्टेंस नहीं है, बट साथ में वो फ्लेवर होना चाहिए था कि अच्छा हम सोसाइटी के लिए इसको डिलीवर कर रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें बड़ी डिफिकल्ट थी बिकॉज हमारे लिए भी नया था। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ बड़ा सिंपल एक लॉजिक होता है कि हमने 1 रुपये लगाए तो 2 रुपये निकले कैसे, आउटपुट दिखाओ। वो सरकार की तरह नहीं होता कि हमने आपको 1000 करोड़ रुपए दे दिए और आपने कहा जी उसका टारगेट होता है खर्च करने का, तो आप पूछिए आपका टारगेट किधर है, सर हमने 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इम्पैक्ट पे कोई फोकस नहीं है, विच आई थिंक स्लोली ग्रेजुअली विल कम। तो अब ये दो एस्पेक्ट हमें लेके चल रहा था इस प्रोजेक्ट का। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि व्हाइल यू आर गोइंग टू डिलीवर योर गोल और अचीव योर गोल, you have to also deliver the aspect of social cause. So have you now in your delivery, will you be able to show me, is that really now it is going to impact on the benefit of the beneficiary of the women community on which now this program is focused. At the same time, क्या मुझे दिखा सकते हो कि आपने वहाँ मेरा बिजनेस इंप्रूव कर दिया? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था। तो हम लोगों को बिजनेस तो बहुत समझ में आता था बट सोशल एस्पेक्ट हमें समझ नहीं आता था, ये सोशल वर्क होगा कैसे, और वहीं जाके हम फंसते थे। एंड अल्टीमेटली 5 साल के बाद सबने अपने अपने हाथ खड़े कर लिए, मैं भी उसमें एक था, और हमने कहा साहब ये सोशल हमें समझ नहीं आता, बिजनेस तो अपना डिलीवर वैसे भी कर दिया, सोशल नहीं आता था। नाउ थोड़ा और समझिए अंदर जाके, प्रोजेक्ट शक्ति एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो पूरे बिजनेस डोमेन में या पूरे बिजनेस स्ट्रैटेजी में ऐसी जगह लेता था जहां पे हमारी एक्सेसिबिलिटी कम थी। एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें प्रोडक्ट सेल करना है और आप तक पहुंचना है तो सबसे डिफिकल्ट टेरेन है वो पॉपुलेशन एरिया जो 5000 से नीचे है। ओके, अब सवाल है कि 5000 से नीचे है तो वहां मार्केट का टर्नओवर भी तो कम होगा। तो अगर मैं उस मार्केट में जाना चाहूँ तो मेरे खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमने ये बड़ा डिफिकल्ट सा एक प्रोजेक्ट लिया था कि हम एक ऐसे टेरेन में जाएंगे जहाँ हमारी एक्सेसिबिलिटी सबसे कम है बट मार्केट साइज भी हमारा बहुत कम है। अब वहाँ जाके मैं कैसे डिलीवर करूँगा अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और इसलिए वो दिमाग में लगाया कि अच्छा अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू ये प्रोजेक्ट ड्राइव करें तो मेरा कॉस्ट कम होगा और वुमेन जो है जस्ट टू ड्राइव देयर इनकम दे विल ऑल्सो टेक माई प्रोडक्ट एंड इम्प्रूव माई पेनिट्रेशन। तो ये लॉजिक था जो प्रोजेक्ट शक्ति का था।
अब CSR का मतलब आपको शायद समझ में आ रहा होगा। CSR का मतलब मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि एक ऐसा मोटा फंड आ गया है जहां बहुत खेल होने वाला है, बट ये होने वाला नहीं है। बहुत चर्चाएं हो रही हैं, दुनिया भर के रजिस्ट्रेशन, मैडम ने बताया कितने लाख रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, बट ये खेल ऐसे नहीं होने वाला, ये बड़ा डिफरेंट गेम है और इसमें खेल कम काम ज़्यादा होने वाला है। तो प्रोफेसर साहब को मैं श्योर करूंगा, यू शुड नॉट बी वरीड, यू शुड नॉट बी वरीड, इट विल हैपन प्रोफेसर साहब। टाइम विल कम when the people who are really, they have seen their career in this particular domain, they will drive this project, and I have met many of them. I'll give you example. So ये है प्रोजेक्ट शक्ति, जहाँ से मुझे समझ में आया और मैं फिर बिहार गया इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, और वहाँ एक जीविका प्रोजेक्ट चल रहा है। अब पता नहीं कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं जीविका चल रहा है। तो आप जितने भी सरकार से लोग जुड़े हैं या मीडिया से जुड़े हैं उनको पता होगा, ये कुछ ये भी एक CSR ही है। ये प्रोजेक्ट्स जो है ये भी CSR मॉडल पे ही चलते हैं, इनका कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं है। तो ये जो जीविका है ये आंध्रा में एक सर्प है जहां से कॉपी हुआ और बिहार लाया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मैं जब, मेरे कई मित्र लोग हैं, मेरे IAS मित्र लोग हैं, तो जब मैं जाया करता था पटना तो उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिखाया, तो मुझे ध्यान आया प्रोजेक्ट शक्ति से कि ओहो, जिस वजह से हमने प्रोजेक्ट शक्ति हम नहीं कर पाए वो तो आज अवेलेबल है, तो मुझे क्यों ये काम नहीं करना चाहिए। और मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत पॉसिबल है, ये काम हो सकता है जो मैं सोच रहा था। अब सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो मैं सोच रहा था, वो मैं कल बोल रहा था आपसे। जब तक महिलाओं को आप इकट्ठा नहीं करेंगे, ये नई समाज की रचना आप नहीं कर पाएंगे। हमने तोड़ा है, हमने उनकी भावनाओं को तोड़ा है, हमने उनकी वैल्यूज को डिस्ट्रॉय किया है, ओके। और उसके लिए मेंस कम्युनिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, हमने कभी बॉदर नहीं किया। और कल जो बात चर्चा हो रही थी वो करेक्ट थी, मैंने अपने घर में देखा है, अपनी माता के साथ देखा है। हालांकि कल मैं प्रताप जी से जब बात कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि मेरी माता मेरे फादर को अमिताभ बच्चन बना के रखती थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर वो हीरो घर में थे तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए था, उनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था। लेकिन माता ही का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो जननी है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बच्चों को उसने खाना भी खिलाना है, पढ़ाना भी है, स्कूल भी भेजना है और बड़ा आदमी बनाना है। तो सारे सपने माता ही क्यों सिल करें और फादर क्यों न करें? एक सवाल है जो हर जगह चर्चा ये होती रहती है। बट मैंने ये देखा कि नहीं, अगर हम महिलाओं को इकट्ठा करें, और ये गाँव में ज़्यादा हो सकता है, शहर में तो किटी पार्टी हो रही है कोशिश, अब वो कितनी सक्सेसफुल है किसी को पता नहीं। बट मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा बिहेवियर है। डॉक्टर साहब से बोल रहा हूँ, आप बिहेवियर साइंस में है, गांव में जाइए आपको बहुत से बिहेवियर मिलेंगे जो हम लोग शहर में उसको लूज कर चुके हैं। तो मैंने देखा कि गांव में एक सखी का कॉन्सेप्ट है, अगर आप सब लोग गांव से हो तो आपको पता होगा, एक सखी का कॉन्सेप्ट है। और अगर एक सखी के यहाँ खाना नहीं बनता है तो दूसरी सखी उसके अपने घर से चावल ला के देती है। मैं कह रहा हूँ किस बात की चिंता है? वी शुड नॉट वरी। ये CSR जो है मुझे लगता है ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, हमें एक नई दिशा दिखा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बैक टू बेसिक्स, हमें वापस वहीं जाना है जहाँ से हम निकले हैं। हमारे पास ये है, हमारे पास वो जज्बा भी है, हमारे पास वो इरादा भी है, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, समझ है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, जो हमें वापस उस ग्राउंड पे ला सकता है जहाँ से हम निकले थे। अब हम कहीं भूल गए हैं, कोई बात नहीं, भूल गए फिर वापस जाएंगे। और मुझे लगता है वो वापसी तभी होगी जब हम अपनी महिलाओं को इकट्ठा करेंगे। ये सखी का जो उद्देश्य है और जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम डेवलप करेंगे। सो देयरफॉर मैंने देखा बिहार में जीविका के थ्रू उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, SHG। आप में से कितने लोग SHG जानते हो? ये बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने इस पर बहुत काम किया। जब मैं प्रोजेक्ट शक्ति में था मैं फेल हो गया क्योंकि हमारी एबिलिटी नहीं थी वो SHG बनाने की, बट जीविका की है। जीविका ने जो SHG बनाया, आप उस गांव में जाइए, मैं आपको गारंटी करता हूँ हर बरगद के पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठता। भास्कर साहब उनकी जानते हैं, वो सब लोग जानते हैं गाँव में कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई पनपता नहीं है, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं। और ये बड़ा मतलब ये मैंडेटरी है वैसे,
जो महिलाएं आपस में एसएचजी की मीटिंग करती हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठती हैं। अब आपको पता होगा पीपल के पेड़ के नीचे क्यों बैठती है? कोई बता सकता है? एब्सोल्युटली। सो देयरफॉर ये ऐसे नहीं है कि पीपल के पेड़ जो है उसकी पूजा जो है हम ऐसे थोड़ा करते हैं कि उसमें कोई स्पिरिचुअल या कोई रिलीजन है, ऐसे नहीं करते हैं। उसका बहुत ही बड़ा, और ये मुझे गांव जाके मालूम पड़ा कि पीपल के पेड़ का इतना बड़ा सम्मान इस समाज में क्यों होता है। हमारे पूर्वज इतने बेवकूफ़ थोड़ा ना थे, वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे मुझे लगता है। तो वहाँ एक आप गाँव में ट्रैवल करेंगे तो आपको लगेगा कि हर 2 किलोमीटर के बाद 10-10, 12-12 महिलाओं का समूह बिहार में बैठा हुआ है। ओके, और वो लोग वीकली मीटिंग करते हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी मीटिंग वीकली होती है, और एसएचजी के ऐसे 12 या 15 इंस्टीट्यूशन जो एसएचजी ग्रुप्स हैं उसको मिला के ग्राम संगठन होता है, और ऐसे ही कुछ लोगों को मिला के एक क्लस्टर फेडरेशन होता है। बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा जो इस CSR से जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ जाइए और देखिए बिहार में। आंध्रा की कॉपी है, मैं आपको आंध्रा में सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ बिहार में जाके देखिए। और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहारी अपने आप को बिहारी कह रहा है, कोई नोबडी वांटेड नाउ टू बी आइडेंटिफाइड एज बिहारी। भास्कर साहब कल मुझे एग्जांपल दे रहे थे कि अगर हम बिहार से हैं तो हम बिहारी अपने आप को नहीं कहना चाहते, बिकॉज लालू जी ने इतना बेड़ा गर्क कर रखा है इमेज का बिहार का कि कोई भी अपने आप को लालू प्रसाद से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता। लेकिन आज आप बिहार जाइए, सब लोग अपने आप को बिहारी कहना चाहते हैं, और नीतीश कुमार जी हो या कोई भी साहब हो, बट आज बिहार है जो वाकई बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है। मुझे लगता है उसमें इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान है, और वो इसलिए योगदान है क्योंकि माताएं अब पॉजिटिव हैं, महिलाएं जो है अब पॉजिटिव हैं। वो अपने बच्चों को बोल रही हैं कि नहीं, दुनिया में आज भी प्रकाश है, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि आशा जो है वो उनके सामने भी दिख रही है। वो आशा की किरण जब आप माता के लिए क्रिएट करेंगे तो बच्चों के लिए भी करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आएगा? जब तक वो नहीं पॉजिटिव होगी, बच्चे कहाँ से पॉजिटिव हो जाएंगे? सो ये एक ऐसा नंबर आप देख रहे होंगे चार्ट पे कि कितने एसएचजी हैं आज के डेट में। 75,000 एसएचजी इंस्टीट्यूशन है, और अभी वो 22 डिस्ट्रिक्ट में है, उनको 48 या 42 डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना है। मैं आपको गारंटी से एक बात कह सकता हूँ, अगर आप समाज बनाना चाहते हैं आप इस संस्था से जरूर जुड़ें, और मेरी गारंटी है अगर आप वहाँ बैठेंगे तो आपको एक नई दिशा आपकी ज़िंदगी का मिलेगा। जो आप भूल चुके हैं और लूज़ कर चुके हैं, आपको अपनी भी एक दिशा मिलेगी जीवन की, ये आप कहाँ जा रहे हैं और आपको जाना कहाँ चाहिए। सो गोइंग फॉरवर्ड, so I realized this is right destination for me, and then I offered my candidature। मैंने कहा सर मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाए, और मैं यहाँ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। और मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट उन महिलाओं के लिए जिनके पास जो लैंडलेस है और जॉबलेस है, उनके लिए मैं एक्टिविटी क्रिएट कर सकता हूँ, और इस एक्टिविटी में उन महिलाओं को एक साल में कम से कम 48,000 रुपये का इनकम होगा। ओके, मिस्टर चौधरी उनका ट्रांसफ़र हो गया, बट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट साइलेंस ऑफिसर आई हैव एवर सीन। बहुत यंग है, IITN है। उन्होंने मुझे मौका दिया, एंड देयरफॉर आई एंटर्ड इनटू विलेज। अब आपको मैं बता रहा हूँ विलेज की क्या हालत है, तो आपको एक स्नैपशॉट देता हूँ। 70% सब लोग जान रहे हैं, रोज पेपर में आता है, 70% पॉपुलेशन गांव में रहता है। एंड ये भी आप लोग जानते हैं कि गांव से पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, तो लोग शहरों की तरफ, इकोसिस्टम इनबैलेंस में है। तो जो गांव से मेंस कम्युनिटी है, जो मर्द लोग हैं, अगर वो शहर में आ रहे हैं तो गांव में कौन बसता है? सिर्फ महिलाएं बसती हैं। तो आप उनकी दुर्दशा का ज्ञान लगा सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहां ज्यादा महिलाएं हों और कम पुरुष हों, उस गांव में क्या हालत होती होगी उन महिलाओं की। तो थोड़ा कभी आप सोचेंगे तो आपको होगा, आपको मन में लगेगा कि नहीं ये तो अच्छा नहीं होता होगा। मैंने देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा विभत्स हाल है, बड़ा ही भयंकर हाल है। ओके, बहुत ही बुरा हाल है उन महिलाओं का। मुझे लगता है कि CSR में
इस एक्टिविटी से उनको बहुत बेनिफिट मिलना है, क्योंकि अब जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए तो कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का अब एक मंच ऐसा हो गया है कि जहां कॉर्पोरेट्स को एक रूट मिल गया है गांव में जाने के लिए, और कॉर्पोरेट्स भी गांव में जाना ही चाहते हैं क्योंकि वहां उनका शहर नहीं है, और अर्बन जो है सैचुरेट हो गया है, तो गांव में जाना चाहते हैं। अब उनको एक बहाना मिल गया है गांव में पहुंचने का, वो जरूर जाएंगे। और जितने ऊपर गिद्ध और चिल बैठे हैं, ये CSR आ गया, मुझे बहुत मजा आने वाला है, वो सब गायब हो जाएंगे, वापस जाना पड़ेगा जंगल में ही उनको, क्योंकि कॉर्पोरेट विल ड्राइव देयर एजेंडा ब्यूटीफुली एंड वेरी ऑनेस्टली। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, बिलीव, बिकॉज आई एम इंटरेक्टिंग विद देम। 70% जनता गांव में रहती है। नाउ मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां लैंडलेस एंड जॉबलेस का है। 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स एंड बिलो एज की है, तो डेफिनेटली जो 70% की जनता गांव में रहती है उसमें भी वो शेयर होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो जनता 65% बिलो 35 है, उसके लिए वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लिटरेसी वहां बढ़ रही है, बट वहां जॉब नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन गांव में उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ लिख लिया है और जॉब नहीं है, उनकी क्या हालत होगी और वो क्या सोच रहे होंगे, उनके अंदर कितना उबाल। मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर साहब के अंदर अगर इतना उबाल है, मैंने भी देखा उबाल, तो उन लोगों के अंदर दिल में कितना उबाल होगा कि मैंने पढ़ाई की, नौकरी क्यों नहीं है, ये कौन सी सरकार है जो मुझे देख नहीं रही है। और ये उबाल मैंने देखा है वहाँ, और ये एक ऐसा फिक्स पॉइंट है कि जहाँ अगर इमीडिएटली हमने कुछ नहीं किया तो ये जनता जो 65% है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज बनने वाली है और हम संभाल नहीं पाएंगे आने वाले समय में। मुझे लगता है अगेन CSR इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बून, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए सपोर्ट बन के आया है, बिकॉज ये जब एक्टिविटी गांव में होगी तो उनको जॉब मिलेगा। तो इसलिए मैं बड़ा होपफुल, पॉजिटिव हूँ इस एक्टिविटी से आने वाले समय में एटलीस्ट उन लोगों के का जो फ्रस्ट्रेशन है, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दिस प्रॉब्लम विच आई एम नाउ डिस्क्राइबिंग यू इज गोइंग टू बी रिजॉल्व। नाउ फैक्ट क्या है गाँव में, किसी भी स्टेट में फैक्ट क्या है, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको किसी स्टेट की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप किसी भी गांव में जाइए, मैं 13 स्टेट में घूम के आया हूँ, एक ही कहानी है, और वो कहानी ये है कि डिस्ट्रिक्ट विच आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज मेन सोर्स ऑफ इनकम आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। तो अभी एग्रीकल्चर के BD साहब बैठे हैं, तो मैंने जब सुबह इनसे बात की, मैंने किस डिपार्टमेंट में, साहब मैंने कहा एग्रीकल्चर में है। हमने कहा इस बार तो बजट ही एग्रीकल्चर पे है, सबसे पहला ही मोदी जी का एजेंडा एग्रीकल्चर का है, और वो इसलिए है बिकॉज जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड ज्योग्राफी इस 70% पॉपुलेशन एरिया में आता है, वहाँ बहुत बुरा हाल है, वहाँ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, एंड देयरफॉर उनका पर कैपिटा इनकम कम है। डेवलपमेंट वहाँ हुआ है जहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, और वो वहाँ हुआ है जहाँ आप चाहते थे कि वहाँ इन्वेस्टमेंट हो। अब आप चाहने का मतलब ये है कि मैं अगर वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मैं बहुत अपने एरिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपने एरिया के लिए किया, और वो एक जगह गया जहाँ इन्वेस्टमेंट वाकई सही रूप में गया। नाउ प्रैक्टिकली मैं ये कह रहा हूँ इज दैट जब मैं बिहार में घुसा तो मैंने देखा कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम पे है, सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम पे है, बट सबसे ज्यादा ग्रोथ वही हुई है पिछले 5 साल। और उस ग्रोथ को मैंने विटनेस किया, मैंने देखा कि वहाँ एजुकेशन लिटरेसी भी बढ़ रही है, स्पेशली विमेन सेक्टर में, कम्युनिटी में। मैंने वहाँ ये देखा कि वाकई वो सारे फैक्टर्स जो ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, रोड का हो, मैंने देखा वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट है। एंड देयरफॉर मैंने वहाँ एक और भी अच्छी चीज़ देखी कि जो माइग्रेशन हो रहा था वो बंद हो गया है, और बाहर से जो बिहारी बाहर काम करते थे वो वापस आने लग गए। तो मैंने ये भी एक देखा कि अगर वाकई डेवलपमेंट हो तो आपका माइग्रेशन नहीं होगा। अगर अपॉर्चुनिटी आपके अपने शहर में है तो आप क्यों धक्के खाएंगे इसी शहर में जाके। तो मैंने ये देखा कि वाकई अगर ग्रोथ है और वाकई एक्टिविटी है, वाकई इनकम आ रही है, कहीं बाहर नहीं जाता। नाउ
जो मेरे मन में बात थी कि मुझे एक एंटरप्राइज गांव में बनाना है, मैं उसकी बात आपको क्विकली बताता हूं। और मुझे लगा कि नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे आंध्रा में 1 करोड़ 20 लाख ऐसे घर हैं जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और उनको 13 साल हो गए। तो आप अब आंध्रा भी जाइए और देखिए, आंध्रा 63,000 पर कैपिटा इनकम का स्टेट है, डेंसिटी पॉपुलेशन 353 है, बिहार में 780 है या पता नहीं 770 है। तो वाइल बिहार इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, आंध्रा में ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। उनका पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है एंड उनका लिटरेसी भी बहुत बढ़िया है विमेन कम्युनिटी में, उनका पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है। बट ये कैसे हुआ है? बैठे नहीं हुआ, उन्होंने 13 साल में बहुत एक्टिविटी की है। और वो एक्टिविटी मुझे दिखी कि जो एक महिला आज से 15 साल पहले 300 रुपये कमाती थी, वैसे तो प्राइस का डिवैल्यूएशन भी बहुत हो गया है, बट मैंने उसमें ये देखा कि आज उसके बच्चे इंजीनियर हैं, वो एक लेबर खेत में काम करती थी, आज उसकी बेटी भी इंजीनियर है और बेटा भी डॉक्टर है। तो ये कहाँ से आया? ये अंदर से जज्बा कहाँ से आया कि मुझे अपने बच्चे को बनाना है? वो वहीं से आया, बिकॉज जब सारी महिलाएं इकट्ठे हुई तो उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया कि हमारा आदमी जैसा भी हो, हमें तो करना ही है, बिकॉज हमने पैदा किया बच्चों, तो क्या करना है? तो वो पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हुई। और इस SHG में क्या है, एक बचत योजना समझाई जाती है। स्टेट गवर्नमेंट इनको कुछ कॉर्पस देता है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। गांव में बड़ी विविध हालत है, अगर आप लोन लोगे तो 120% में बिहार में मिलता है, 35% आंध्र में मिलता है। तो जो महाजन बैठे हुए हैं वो सब पुराने वाले हैं, तो वो उनका मतलब वन वे कार्यक्रम है कि पैसे तो ले लो, वापस देना नहीं है, या पैसे दे दो। अब उनको 120% पे अगर आप लोन लेंगे तो कितने साल में चुकाएंगे मुझे बताइए? पूरी जिंदगी निकल जाती है और लोन नहीं चुका। तो जब ये कार्यक्रम SHG का आया, जीविका एंसर, तो इसमें 3 कंपोनेंट थे जिन्होंने महिलाओं को बहुत हेल्प किया। एक तो लोगों को इकट्ठा लाना, तो सारे गांव के झगड़े खत्म हो गए, सारे जमीन जायदाद के झगड़े खत्म हो गए। औरतें जो है, महिलाएं एक जगह आई, उन्होंने आपस में बातचीत शुरू की। उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया कि अगर आप जाइए बिहार में किसी गाँव में पूछिए सुनीला दीदी का घर कहाँ है, तो लोग बता देंगे, मुखिया का घर किसी को बता देंगे। बट अगर वो SHG की दीदी का घर आप पूछिएगा तो बता देंगे कि सुनीला दीदी अच्छा वो वहाँ रहती है, अच्छा वो SHG की अध्यक्षा है, आप उसकी बात कर रहे हो, हाँ जी, वो बताएंगे आपको। सो ये इतना स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है आज के डेट में आंध्रा में एंड बिहार में, विच आई हैव विटनेस्ड वेयर। तो आज औरतों की एक पहचान वहाँ बनी है, आप उनमें कॉन्फिडेंस देख सकते हो। वो खड़े होकर बोलती हैं, मेरा नाम सुनीला दीदी, मैं फलाने SHG की अध्यक्षा, मैं फलाने ग्राम संगठन की मेंबर। और जब वो बोलती हैं, और उसमें कई तो भी दिल्ली भी आती हैं और IAS, आपकी मसूरी में जो IAS ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ भी जाती हैं, वहाँ भी जाके बताती हैं कि गाँव में है क्या। तो उनके इंडक्शन प्रोग्राम में उनको ले जाया जाता है, just to give them a snapshot exactly what is the village. Now in ग्राम, ये जो संस्था है इसको माइक्रो फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड किया गया है एंड देयरफॉर बैंक से भी इनको 50,000 का लोन मिलता है। तो अब आपको जिस पैसे की जरूरत है आप इस संस्था से विड्रॉ कर सकते हैं और अपने काम चला सकते हैं। मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है जहां अब बच्चे घर में सिर्फ भात और माड़ खाते थे। आपको पता है भात माड़ क्या होता है? समझिए, तभी सीए साथ समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। भात मार का मतलब होता है कि जब चावल आप बनाते हैं तो जो पानी बच जाता है उसको मार कहते हैं। भास्कर जी को पता होगा, गांव में पहले बच्चों को वही मिलता था, लेकिन अब मैंने इस बार देखा उसमें पीलापन भी है और दाल भी है उसमें, तो उन गाँव में अब दाल भी है, तो बच्चे भात के साथ अब दाल भी खाते हैं। मैंने कहीं कहीं चोखा भी देखा, बच्चों को चोखा भी मिलने लग गया है। बच्चे अब स्कूल के ड्रेस भी पहनते हैं, अब स्कूल भी जा रहे हैं। छत जो चू रहा था वो बंद हो गया है। अब जो बकरी मर जाती थी उसके लिए डॉक्टर कहाँ है ये पता है। तो अब घर में जो पहले डिलीवरी होती थी महिलाओं को, जो कोई ऑप्शन नहीं था, अब नियर बाई ब्लॉक में लोग जाने लग गए। तो मैं कह रहा हूँ अगर ऐसी एक्टिविटी से इतना अगर अवेयरनेस आ गया है, ऐसी एक्टिविटी से अगर महिलाओं में
की सोच ऐसी हो गई है कि नहीं, उनका भी समाज में कंट्रीब्यूशन है, उनकी एक पहचान होनी चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी जिससे ये हो सकता है, और मुझे लगता है NRLM SRLM में ये पॉसिबल हो रहा है। सो आई थिंक गायत्री, दिस इज हैपनिंग एंड आई एम टेलिंग यू, CSR is going to happen through SRLM, NRLM in most of the cases. In most of the cases, the organizations are going to now then associate with these kind of organizations, and they will drive their agenda. Because it is possible, it is measurable there. You can always measure because they have now all everything put together to monitor all the performance. So therefore, मैंने एक enterprise बनाया, इस project का नाम स्वावलंबन था। उसमें ऐसे स्ट्रक्चर थे कि गांव से हम विलेज में एक एक घर से एक महिला को निकालते हैं, उसको समझाते हैं कि SHG में क्यों आना चाहिए, उसका एक संगठन बनाते हैं जिसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं, एंड उनको बताते हैं कि उनका बेनिफिट क्या है। एक समूह में जो है ग्रुप ऑफ वुमेन इन विलेज 10 से 15 होता है जो SHG बनाती हैं, एंड जो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को हम ग्राम संगठन कहते हैं, वो ऐसे ही SHG के 10 या 14 ग्रुप से बनता है। सिमिलरली CLF है, ऐसे ही 10-12 हम BO को लाते हैं और इनसे एक CLF बनाते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने पैदा किया वो ये किया कि अगर हम SHG बना रहे हैं तो एग्रीगेशन ऑफ कंजम्पशन भी हो रहा है। आप समझिए इस बात को। अगर मुझे ये पता है कि मैंने 70,000 SHG बना दिया, तो 70,000 इंटू एवरेज 10 लगाई है, तो इतनी महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल है। इसका मतलब ये है कि अगर 7 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल है, तो मुझे पता है इस 7 लाख महिलाओं के घर में कंजम्पशन कितना होगा, वो कितना चावल खाती होगी, घर में कंज्यूम करती होगी, कितना उनको दाल चाहिए, कितना तेल चाहिए। तो एग्रीगेशन ऑफ डिमांड इज पॉसिबल नाउ, एंड देयरफॉर वो जहां भी काम करती है, एग्रीगेशन ऑफ लैंड इज ऑल्सो पॉसिबल, एग्रीगेशन ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो पॉसिबल। So we started now working on this and we realized कि अच्छा अब हमें पता है इस कम्युनिटी का कितना डिमांड है और कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक्स क्या होना चाहिए। एंड हमने फिर उनको एक फूड सिक्योरिटी योजना वहाँ पे चलाई गई, और हमने कहा कि अच्छा ठीक है, किसी को चावल खरीदना है तो अब SHG की 3 महिलाएं जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं, ये इकट्ठे जाएंगी और होलसेल मंडी से चावल खरीद के लाएंगी। क्योंकि जब एग्रीगेशन ऑफ डिमांड होगा और मंडी में आप जाएंगे तो 1 किलो चावल का रेट शायद 22 रुपये हो सकता है, लेकिन 100 किलो आप चावल खरीदेंगे तो 17 रुपये मिल जाएगा। तो हमने एक ये प्रोग्राम बनाया, हमने कहा नहीं दीदी, आप लोग इकट्ठे जाएं, एग्रीगेशन करिए अपने डिमांड का, और आप जाइए मार्केट समिति में, वहां से सामान खरीद के लाइए। तो मालूम पड़ा कि ये तो बड़ा पॉपुलर हो गया। इसलिए पॉपुलर हो गया कि SHG में पैसे थे, उसी पैसे से चावल आता था और उन्हीं लोगों को दिया जाता था, और वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद क्रेडिट की फैसिलिटी थी। बट उनके 5-5 रुपये बचने लगे एक किलो पे। तो आप सोचिए सेविंग बढ़ी ना, तो उनका इनकम नहीं बढ़ा बट सेविंग तो बढ़ी। इसका मतलब उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एंड देयरफॉर तब उन महिलाओं में ये समझ में आया कि अगर हम एक होंगे तो हमें कई इसकी सुविधाएं और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो प्रोग्राम अगर आप ऐसा नहीं बनाएंगे जिससे बेनिफिट्स उनको दिखता हुआ नजर आएगा, वो आपके प्रोग्राम में जुड़ने वाले नहीं है। और अब गांव में भी लोग बेवकूफ़ नहीं रहते हैं, वहाँ भी समझदार लोग हैं, वो समझते हैं आप क्या बोल रहे हो और वो आपसे सवाल भी करते हैं। और इसीलिए इन कार्यक्रम में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जीविका एंड सर्व, इसमें ऐसे लोगों को रखा गया जिनके गर्दन थोड़े लचीले हैं, सख्त नहीं है, जो झुक भी सकते हैं और भाषा भी उनकी सुरीली होनी चाहिए, वरना ये महिलाएं नहीं जुड़ेंगी इस प्रोग्राम। वो जानती हैं कि अच्छा जो सख्त है वो सिर्फ कानून चला सकता है, जो मुलायम है वो पूरी समाज चला सकता है। तो उनको समझ में आता है कि हमारे को चलाने वाला बंदा कौन है। और आज वो मुहिम ऐसा है कि हर गांव में फैल रहा है, हर गांव में SHG बन रहे हैं, एंड थैंक्स टू जीविका they are really committed and they are doing a very good job. So therefore ऐसे जो है ये SHG बना। Now सवाल ये है कि अब अगर मैं एक्टिविटी वहाँ करनी है, पैसे तो आ गए हैं, पैसे जो है SHG लेवल पे, DO लेवल पे एंड क्लस्टर लेवल पे बहुत पैसे हैं,
बट एक्टिविटी नहीं है। तो अब जब तक वो एक्टिविटी नहीं होगी पैसा बनेगा कैसे? लोग लोन लेके घर में तो वापस खा जाएंगे, फिर तो कहाँ से आएगा? फिर उनको तो रिटर्न भी करना है। आपको मैं एक बात और भी बता दूं, इस कार्यक्रम में जुत्सी साहब के लिए, इस कार्यक्रम में 93% महिला जो लोन ले रही है प्रताप जी, वो वापिस हो रहा है। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है कि जो उसमें पैसा वो ले लेती है और वो वापस हो जाता है, वो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर जब नए बनते हैं तो माफ़ कर देते हैं। तो सब लोग जो है ये समझते हैं कि अच्छा आज हमने बैंक से लोन लिया है कल तो माफ़ी हो जाएगा, बट ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 93% जो लेंडर है, अरे जो हाँ एब्सोल्युटली लोन वापस जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़। इसका मतलब ये नहीं है कि गांव में लोग चोर रहते हैं, वो ईमानदार है, और मुझे लगता है गांव में सबसे ज़्यादा ईमानदार लोग रहते हैं। बोलूँगा सबसे हाईएस्ट जो वापस पैसा आ रहा है वो एसएससी से आ रहा है, आ रहा है ना? हाईएस्ट। वेरी गुड, सो यू आर सपोर्टिंग माय। कल मुझे कोई एक साहब एग्जांपल दे रहे थे कि बैंक में जब लोन के लिए कोई आता है तो अगर वो छोटा आदमी होता है तो उससे 10 सवाल पूछे जाते हैं और उसको मार के भगा दिया जाता है। दूसरी सर पता नहीं कोई बोल रहा था मेरे से, और उससे थोड़ा बड़ा आदमी आता है 1 करोड़ वाला, तो उसको चाय पिलाया जाता है और बोला जाता है यहाँ दस्तखत कर दो, लोन मिल जाता है। और जो 10 करोड़ वाला आता है उसके लिए लोग नीचे जाते हैं, उसको ले आते हैं और उसको कहा जाता है चिंता मत करिए, मैं डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस से मंगा लूँगा, और लोन उसके अपने आप पहुँच जाता है। बट जब वो रिइंबर्समेंट का टाइम आता है तो मालूम पड़ता है कि जिसको लात मारा था उन्होंने उसके पैसे तो आ गए, लेकिन जिसको कॉफ़ी पिलाई थी उसके पैसे नहीं आए। और ये मैंने देखा जाके गांव में कि जो 500 रुपए का लोन एक महिला लेती है वो रात में सोती नहीं है, उसके दिमाग में ये चिंता रहती है कि मुझे ये वापस करना है, क्योंकि वो उसके एक रिस्पेक्ट का सवाल है कि मैंने 500 रुपए लिए थे, मुझे वापस करना है। एंड आई हैव सीन पर्सनली is that they always try and think how I am going to give it back to the SHG institution. So therefore जो activity है it is basically how to enhance the income in the village, and therefore biggest question था कि इसको हम कैसे possible बनाएं। मेरा जो concept था वो ये था is that हम एक जब SHGM बना लेंगे तो हमारे पास एग्रीगेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड होगा। हम वहीं पे गांव में एक एंटरप्राइज बनाएंगे, और ये एंटरप्राइज 2 तरह के होंगे। एक एंटरप्राइज वो होगा जो बाहर से सामान ला के गाँव में बेचेगा, दूसरा एंटरप्राइज वो होगा जो डिमांड होगा वो खुद गांव में बनाएगा, और तीसरा एंटरप्राइज कौन होगा? जो फार्मर्स हैं। तो अगर उनका प्रोडक्शन उनका हो रहा है तो हाउ कैन वी नाउ टेक दिस फार्मर्स टू द मार्केट एंड इम्प्रूव द रियलाइजेशन ऑफ देयर प्रोड्यूस। तो ये 3 कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया, बड़े अच्छे रिजल्ट आए। इनफैक्ट आप लोगों को इस पर दिख नहीं रहा है, मैं एक मोटी सी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो जो पहला एक्टिविटी हमने किया वो था रिटेल का, और मैंने वहां देखा कि 12,000 रुपए लगा के साल में 12,000 रुपए कमाया जा सकता है। तो लोगों ने मुझे बड़ा चैलेंज किया, और जब मैं गांव में ले गया उनको, तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो मेरे पीछे आई, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस प्रोजेक्ट को फंड करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मैं कॉर्पोरेट को ले जाऊंगा तो वो अपना ही काम करेंगे, मेरा काम तो हो ही नहीं पाएगा, और उनके शायद रंग में हमारी दीदियाँ बन नहीं पाएंगी, बट ये पॉसिबल है। ओके, दिस फार्मूला, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड आई कैन गिव दिस फार्मूला टू यू एंड यू कैन मेक मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो देयरफॉर ये एक ऐसी चीज़ बनाई, वहाँ पे प्रूव हुई जहाँ बहुत लोग आने लगे, क्योंकि पैसा तो होता नहीं गाँव में। तो आपको एक ऐसा बिजनेस देना है जिसमें लागत कम लगे बट उसमें प्राप्ति ज़्यादा हो, उसकी प्रॉफिट ज़्यादा हो। एंड देयरफॉर ये 21 गांव में प्रोग्राम चल रहा है जहाँ दीदियाँ खुद जाती हैं, सामान होलसेल से लाती हैं और गांव में घूम के बेचती हैं। तो गांव वालों को सस्ता पड़ता है जो कंज्यूमर है, और दीदी के लिए पैसे का इनकम है, या अम्मा के लिए पैसे का इनकम है। आंध्र प्रदेश में अम्मा कहते हैं, बिहार में उनको दीदी कहते हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड कि अब दीदियों को घर में जाके मैंने ये देखा कि पहले दीदी को कोई पहचानता नहीं था। अब जब दीदी 240 घर में जाती है तो अब उसकी पहचान है कि ये वो अच्छा फलाने बाबू की बहू है।
ये उसकी लड़की है, अब उसकी पहचान बन रही है। एंड घर में जब वो जाना शुरू हो गया तो एक दूसरे की ये बात समझने लगे हैं, इनके घर में क्या परेशानी है, मेरे घर। उनको समझ में आता है कि हम सारे एक जैसे तो हैं, हम एक ही परेशानी से जूझ रहे हैं, तो हम इकट्ठे क्यों ना आए और इस प्रॉब्लम को क्यों ना सॉल्व करें। दिस इज द बिगेस्ट नाउ लर्निंग विच आई हैव गॉट। नाउ गुड न्यूज ये है इज दैट आई जॉइन वर्ल्ड बैंक। मेरा एक और भी सपना था और वो ये था कि क्या मैं कॉर्पोरेट्स को गांव में ला सकता हूँ। Gentlemen, Dabur has joined this project and they have assured the community who are into beekeeping is that Dabur is going to buy 500 tons every year. तो आपका क्या है उद्देश्य? पब्लिक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को साथ लाना। तो पब्लिक के पास भरमार नॉलेज है। पब्लिक आज जितने भी आप साहबान यहाँ बैठे हैं, आपको गांव की नॉलेज ज़्यादा है, आपको पता है कहाँ पे क्या हो रहा है। कॉर्पोरेट को नहीं पता है। अगर आप दोनों साथ बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो शहद एक जगह बन रहा था और नहीं बिक रहा था, और जो महाजन उसको खरीद रहा था 70 रुपए में, आज डाबर उसको 110 में खरीद रहा है। कितने का फायदा हुआ? 40 रुपये एक्स्ट्रा। और अब इसको टेंशन नहीं है क्योंकि सरकार भी उसमें इन्वेस्ट करेगी इस कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। डाबर आज चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, उसको अपने घर से शहद मिलेगा ना। इशू सिर्फ क्वालिटी का है, वो हम गवर्नेंस बना देंगे, उसमें क्या टेंशन है। दैट कैन बी इंश्योर्ड। So the biggest achievement in Bihar, most of these states don't want any corporate to enter their domain. बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ, मुझे माफ़ करिएगा, but I have seen this. Administrative, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, वो कॉर्पोरेट को अपने यहाँ घुसने देना नहीं चाहते। But my request to you, please allow us space and see, especially through this activity of CSR, they can do wonder for you and they can make your task very easy. Now, जो learning है वो क्या है? लर्निंग वो ये है इज दैट इस एक्टिविटी में जिस स्वावलंबन की मैं बात कर रहा हूँ, महिलाएं हर घर में जाती हैं, 240 घर में, और जाके पूछती हैं कि आप अपने घर में क्या इस्तेमाल करते हो, और वो वहाँ से एक कंजम्पशन की लिस्ट लाती हैं। क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम नहीं है जैसे वो प्रोफेसर साहब का कॉलेज नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ सिखाते हैं। ये एग्जीक्यूशन है जहाँ पे हम, ये ऐसा स्कूल है जहाँ हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो कॉलेज में तो डेफिनेटली हम पढ़ नहीं जाएंगे, तो हमें वहाँ एक थ्योरी समझ में आएगी। बट ये ऐसा कॉलेज है जहाँ एग्जीक्यूशन सिखाते हैं कि अच्छा ये करोगे तो आपको ये मिलने वाला है। ओके, सो देयरफॉर आप समझ सकते हैं कि जो जॉबलेस एंड लैंडलेस महिला है, अगर उसको आप कोई एक्टिविटी समझा रहे हो कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो, कि ये बड़ा आसान काम नहीं है। पहले तो उसको समझ ही नहीं आता कि हम बात क्या कर रहे हैं, और हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो जिस एंटरप्राइज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं क्या हर गांव में एक एंटरप्राइज पैदा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन किसान है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क वही लेता है। बीज बो देता है और ऊपर देखता है भगवान की तरफ, बारिश कर रहे हो क्या। ओके, अगर उसकी फसल कट जाती है तो भी खुश हो जाता है, वो कहता है भगवान धन्यवाद। और अगर फसल फेल हो जाती है तब भी भगवान से कहता है कोई बात नहीं, मैंने कोई गलती की होगी। तो उससे बड़ा तो बिजनेसमैन है ही, जो रिस्क भी लेता है और सेटिस्फाइड भी रहता है, और वो काम आपके लिए कर रहा है। तो जितना कंजम्पशन उसने 1 टन अगर उगाया तो 100 किलो अपने पास रखता है वो, बाकी आपको भेज देता है सरप्लस, और उसमें उसको कुछ नहीं मिल रहा आज की डेट में। तो इस प्रोग्राम में ये है इज दैट हम उन फार्मर्स को भी कैसे आगे बढ़ाएं। तो हमने देखा कि जब गांव में महिलाएं हर घर में जाती हैं तो वो कंजम्पशन को मैप करती हैं कि आप क्या कितनी हल्दी लाते हो, कितनी है। अब इसका ये प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा एंटरप्राइज और भी पैदा करें जो हल्दी, धनिया, मिर्ची, ये जितनी भी अब मसाले हैं, ये अपने गांव में क्यों नहीं बना सकती? कोई साबुन थोड़ा ना बनाना है, इसके लिए फैक्ट्री चाहिए। तो हमने कहा वो चीज़ अपने यहाँ गाँव में बनाओ जो आप इस्तेमाल करते हो और आप खुद भी मैनुअल प्रोसेस से बना सकते हो। तो हम एक वो भी एंटरप्राइज वहाँ, तो हमें वो समझ में आया एंड वी हैव स्टार्टेड नाउ वर्किंग ऑन दैट। नाउ एक प्राइस फैक्टर मैंने लिखा है जिसपे मैंने देखा कि अब गाँव में 33% उन गाँव में जहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 33% ऐसे प्रोडक्ट हैं, इसके यूज कहते हैं हम, आइटम्स जो मार्केट से सस्ता कंज्यूमर को गाँव में मिलने लग गया है। और पहले वो स्पूरियस प्रोडक्ट था, अब ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलने लग गया है गाँव में। पहले क्या था, एमआरपी से ज़्यादा बिकता था, अगर वो 10 रुपये का एमआरपी तो 11 में बिकता था।
तो अब 33% ऐसे लाइन्स हैं जो सस्ते मिल रहे हैं, एंड अब वो ओरिजिनल मिल रहे हैं, स्पूरियस प्रोडक्ट नहीं है। एंड कंज्यूमर का क्या बेनिफिट है? कंज्यूमर का बेनिफिट ये है कि उनका एक बिहेवियर हम डेवलप कर रहे हैं। गांव में क्या है, उधार पे काम ज़्यादा होता है, तो वो जाएगी महाजन के यहाँ, वो कहेगी अच्छा बाबूजी हमें सामान तो दे दो, पैसे मैं कल दूंगी आपको। पैसे तो है नहीं बेचारी के पास, वो रोज जब कमा के आएगी तभी तो पैसे देगी। तो कई बार उसके पास पैसे नहीं होते हैं और महाजन इसका बेनिफिट उठाते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, सामान ले जाओ, और वो जानते हैं ये पैसे नहीं देगी, और फिर वो काम उसके साथ करते हैं जो उसके बेनिफिट पे नहीं है। चाहे तो उसके जमीन जायदाद रख लेते हैं अपने पास, चाहे उसके जेवर रख लेते हैं, और ये अनफेयर मीन्स चलता रहता है गाँव में। अभी क्या है, अभी उनको सिखा रहे हैं कि दीदी अगर आप कैश पे खरीदोगे तो बाजार से सस्ता मिलेगा, और पैसा सेव करो वो उससे ज़्यादा है जो आप कमाते हो, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो? तो हम एक वहाँ बिहेवियर भी क्रिएट कर रहे हैं। जो चैलेंज है वो ये है कि जिनको हमने इन काम में लगाया है उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, उन दीदियों की सेहत बहुत बढ़िया नहीं है, उनमें न्यूट्रिशन एंड कंजम्पशन की बड़ी कमी है, एंड देयरफॉर ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत चैलेंज है विच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। नाउ जब मैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू आंध्रा गया तो वहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको APRIG कहते हैं, आंध्र प्रदेश रूरल इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोजेक्ट। तो मैं जब बिहार में कर रहा था तो वो अपने बूते पे कर रहा था। तो प्रताप जी कभी कभी हंसते हैं, वो कहते हैं आपने अपना घर बेच दिया। प्रताप जी सही कहते हैं, बिकॉज कोई भी CSR अगर अपना घर बेच के करना चाहता है वो आदमी बेवकूफ़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये गलती मत करिएगा, मैंने की है। तो चलते हुए ट्रेन से जंप नहीं करना चाहिए, नौकरी लगी हो तो एकदम से कूदना नहीं चाहिए, और अगर बहुत पैशनेट आप हैं तो घर नहीं बेचना चाहिए। ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। बट जब मैं आंध्रा गया तो मेरे में वो एक लर्निंग थी, मेरे में एक एक्सपीरियंस था, और मुझे लगा कि नहीं, अब अगर वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है और आंध्रा इसको करना चाहती है गवर्नमेंट, तो मैं ये काम यहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बिहार में इतने पैसे नहीं थे। और मैंने वहाँ जाके देखा, वहाँ भी हालत ख़राब है। तो मैंने देखा वहाँ फूड्स और नॉन फूड्स जो है वो MRP से ज़्यादा बिक रहे हैं। जितने पैसे में आपको सामान मिलना चाहिए उससे ज़्यादा में बिक रहे हैं। जो क्वालिटी है वहाँ भी स्पूरियस है। अब आप मुझे पता नहीं आप कितने लोग गांव जाते हैं आप में से, तो अगर आप गांव में जाएं तो हम लोग ब्रांड कौन से शहरों में ब्रांड खरीदते हैं? हम लोग खुली चीज़ें नहीं खरीदते हैं चावल के अलावा। चावल तो जब तक हम अपनी हाथें नहीं घुसेड़ेंगे तो चावल समझ में नहीं आता। तो वहाँ देखिएगा, वहाँ सरसों का तेल बिहार में, तो भास्कर साहब बिहार में सरसों का तेल वेस्ट बंगाल में बहुत चलता है, एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जहर है जो गांव में बिक रहा है। एंड मैं उन फैक्ट्रीज में गया जहाँ से ये सरसों का तेल सप्लाई होता है, सबको पता है। तो मैं प्रोफेसर साहब से एग्री करता हूँ कि क्या उन लोगों को नहीं देखता जो लोग वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, और उनकी जिम्मेवारी है ये मालूम करने की कि वो देखें कि इसमें स्पूरियस प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। बट उनको भी ये समझ नहीं आ रहा कि उनके घर में ये तेल आ रहा है। वो तो बिजी है अपने ऑफिस में, उनकी महिलाएं भी वही तेल खरीद के ला रही है जिनको वो नजरअंदाज कर रहे हैं। तो डेंजर सिचुएशन है इस, एंड देयरफॉर जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब हम उनको मार्केट से लिंक करते हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट उनको मिलता है। तो यहाँ भी वही हाल है, सप्लाई चेन का बुरा हाल है आंध्रा में, एंड देयरफॉर जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है कि प्राइस क्या है। तो 100 किलोमीटर पे प्राइस X है, 200 किलोमीटर पे X+1 प्राइस है। सब चीज़ें महंगी बिक रही हैं गाँव में। अगर आप देखें तो मैंने कई चीज़ों का डाला है इसमें लिस्ट, एंड ये पूरे 1 साल की मेहनत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड देन हमने ये डिसाइड किया कि हम एक वैल्यू चेन क्रिएट करेंगे आंध्रा में। सो अ टीम ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड अ टीम ऑफ आंध्र प्रदेश सरकार फ्रॉम गवर्नमेंट ने ये तय किया कि अच्छा ठीक है, हम एक वैल्यू चेन क्रिएट करेंगे, और इस वैल्यू चेन के 3 कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे जो मेरे डोमेन का है। कंपोनेंट और भी हैं, 6 हैं, बट मेरे कंपोनेंट में 2 हैं। एक तो है रूरल वैल्यू चेन बनाओ, ये ऐसा वैल्यू चेन होगा जो अपने जो किसान हैं इनका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक ले जाएगा। दूसरा वैल्यू चेन बनाओ, जो चीज़ें गांव में नहीं बनती हैं वो बाहर शहरों से लाए सस्ते रेट में, ओरिजिनल चीज़ें और यहाँ कंज्यूमर को खिलाए। एंड अब ये दोनों चेन का जो
क्या डिलीवर करेंगे, कौन कौन से डिलीवरेबल्स है वो हमने तय किया। एंड हमने ये डिसाइड किया कि अच्छा हमें ये लिखना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें डिलीवर करेंगी, और ये न्यूट्रिशन डिलीवर करेंगी। हमने उसमें ये भी लिखा है कि तय किया है कि जो गांव में लेबरर है उनके लिए हम एक ऐसा रेस्टोरेंट वहाँ बनाएंगे, उनको घर में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सस्ते रेट पर वहाँ खाना मिलेगा। एंड देन हाइजीन लेवल, हमने कहा नहीं हम सैनिटरी नैपकिन बनाएंगे, क्यों नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज हेल्थ का वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो अब महिलाओं को गाँव में हेल्प नहीं कर रहा है। तो हमें इसको छिपा के क्यों रखना चाहिए, हमें इसको आगे लाना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। इकोनॉमी में हमने ये डिसाइड किया कि नहीं हमारा इनकम बढ़ना चाहिए, और वो कौन से सोर्स है जिससे इनकम बढ़ेगा। फिर हमने तीसरा सर्विसेज रखा कि हम नए सर्विसेज लाएं। सो देयरफॉर एक हमने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन रखा और एक हमने डायरेक्ट टू होम का सर्विसेज रखा। ये ऑल डिफाइंड है आंध्र प्रदेश में, एंड देयरफॉर अब ये कैसे वर्क करेगा, मैंने एक डायग्राम बनाया है, पता नहीं आपको मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इजी नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें कई एक्सपर्ट लगे हैं। IIT के भी लोग हैं, IIM के भी लोग हैं, शर्मा इंस्टीट्यूट के भी लोग हैं, सरकार के लोग हैं, कई IAS लोग भी लगे हुए हैं, बहुत एक्सपर्ट्स लगे हैं इसमें काम में। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिएगा, और मैं कई लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ। अगर आपको वाकई ये प्रोजेक्ट पैशनेट लगता है तो इसमें बहुत पैशनेट लोगों की कमी है इस प्रोजेक्ट में, और ये 13 स्टेट में जाने वाला है। अब देखिए इसमें कुछ एक मूवमेंट हो रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कुछ मूवमेंट होते हुए, दिख रहा है? ओके, तो ये मूवमेंट ये है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Can I get the speaker please? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जहां तक CSR एलिमेंट का सवाल है। जो लोग इस CSR में जुड़ना चाहते हैं उनको भी इंसाइट आने वाला है। इसके बाद मैं इम्पैक्ट की आपसे बात करता हूँ। गांव में अगर आप जाएंगे तो रूरल हाउस होल्ड है, ओके, जो लैंडलेस जॉबलेस है। इन हाउस होल्ड को हम एक रिटेल आउटलेट से जोड़ना चाहते हैं जहां से ये वापस आ रहा है। उस पर लिखा है कृषि मार्ट, दिख रहा है पीछे, दिख रहा है? आप लोग इंटरेस्टेड है या इसको आगे बढ़ा दें? आप देखना, कितने लोग देखना समझना चाहते हैं? अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। सो देयरफॉर इन गांवों को हम एक ऐसे रिटेल आउटलेट से जोड़ना चाहते हैं जिसको हम आंध्र में कृषि मार्ट बोल रहे हैं। ये कृषि मार्ट क्यों जुड़ेगा? इसलिए जुड़ेगा बिकॉज हम इस कृषि मार्ट को फंड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम तुम्हें एक ऐसी दुकान बनाएंगे जो तुमने सपने में देखा था लेकिन तुम्हें पॉसिबल नहीं दिख रहा था, हम पॉसिबल करेंगे। और ये ऐसी दुकान होगी जहां पे वही प्रोडक्ट बिकेगा जिसकी इस गांव में डिमांड है, या जो न्यूट्रिशन एंड कंजम्पशन से हम समझते हैं जरूरतमंद है, ओके। और इस दुकान को हम और ये दुकान कौन सी है? ये वही दुकान है जो SHG महिला ने SHG से लोन लेके खोली है। तो ये भी शर्त है, उसी महिला की को हम आइडेंटिफाई करेंगे या उसी दुकान को आइडेंटिफाई करेंगे जिस दुकान, आपका PNP गोल्ड है बाय द वे बिहार में। तो अब SHG का ही एक मेंबर है जिसने एक दुकान वहां खोली है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, और हमने कहा आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी है कि आप 240 घर में डायरेक्ट जाके सामान बेचिए, और वो सामान वो होना चाहिए जो आप इस प्रोग्राम के तहत बाजार में जाएंगे और लेके आएंगे। तो अब हमने क्या इंश्योर किया? हमने ये इंश्योर किया कि ये दुकानदार हमें 240 घर का जो कंजम्पशन है बताए, ओके। तो हमको समझ में आएगा डिमांड क्या है। हमने ये इंश्योर किया कि ये उस जगह से हम बाजार में इसको लिंक करेंगे जहां स्पूरियस नहीं मिलता है, जहां क्वालिटी मिलती है और सस्ते रेट पे मिलती है। तो हमने ये दो आगे पीछे कॉम्पोनेंट फ्रीज किया, एंड देयरफॉर इन गाँव में इन घरों को इस कृषि मार्ट से जोड़ दिया। ये कृषि मार्ट फंक्शनल है, पायलट ओवर हो गया है और ये वर्क कर रहा है, इट इज रियली वर्किंग। तो मैं आपको एविडेंस भी दे रहा हूँ। एंड अब ये कृषि मार्ट जो है सामान कहां से लाएगा? तो कृषि मार्ट जो है वो सामान लाएगा मार्केट से। तो देखिए दो चीजें और मूव करने लगी, कृषि मार्ट मार्केट जा रहा है और सामान ला रहा है। अब वो मार्केट में कहां जा रहा है, वो कहां जाएगा?
हमने डिसाइड नहीं किया, हमने उसको सिखाया। तो ये एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, वी मेड देम लर्न विच आउटलेट टू गो वेयर यू कैन गेट द क्वालिटी एंड गुड प्राइस। नाउ अब देखिए, जो कंज्यूमर है वो किसी भी वक्त दुकान पे जा सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड इस दुकान पे जो कृषि मार्ट है वो जब मार्केट जाता है तो वो वीक में एक बार जाता है। जो कृषि मार्ट के नीचे लिखा है उसमें देखिए लिखा है सेल्फ हेल्प रिटेलर्स ग्रुप। तो हमने जो एसएचजी का फंडा है वो व्यापार में भी लाके डाला। हमने कहा नहीं, रिटेलर्स का भी ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ग्रुप नहीं बनाएंगे तो उनको सस्ता सामान नहीं मिलेगा, उनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा। अब पता नहीं आप में से कितने लोग व्यापार समझते हैं, बट व्यापार में हर वक्त एग्रीगेशन काम आता है। अगर आप 1 दर्जन साबुन खरीदेंगे तो 10 रुपए के हिसाब से आपको 120 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 10 कार्टन साबुन खरीदेंगे तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ये व्यापार का फंडा है। सो देयरफॉर हमने कृषि मार्ट्स का एग्रीगेशन बनाया। हमने कहा 6 ऐसे दुकान अलग अलग गांव से एक साथ मिलकर होलसेल मार्केट जाएं और वहां से सामान लाएं। क्या फायदा होगा? एक तो डिस्काउंट मिलेगा सस्ते रेट में जो आपको कंज्यूमर को पास करना है गाँव में। दूसरा क्या बेनिफिट है? उनको लॉजिस्टिक्स में सस्ता पड़ेगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ता पड़ेगा। एंड देयरफॉर देखिए अभी थर्ड जो है एक पिंक कलर का बॉल घूमने लगा, तो हमने कृषि मार्ट को एक होम मेड प्रोडक्ट एंटरप्राइज से जोड़ दिया। ये होम मेड प्रोडक्ट एंटरप्राइज क्या है? ये अगरबत्ती, मोमबत्ती, अचार ये बनाती है। तो हमने लैंडलेस लेडी को जो जॉबलेस है उनको एक काम में लगाया और उनको प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया, और हमने कहा नहीं, आप अपने घर में जो बना सकते हो हम उसको भी अब गाँव में बेचेंगे, और हमने उनके लिए भी एक जॉब क्रिएट किया। CSR does not mean is that you are an officer and you have to sign and it will start happening. CSR means everyone in this link has to play his role. Either you are an officer or you are basically from the corporate who is now recommending this activity to you. Everyone in the link from the public sector or the private sector as a human being is responsible to drive this agenda, gentlemen. Anyone who's not going to drive, let me tell you, your children are going to really suffer in the future. This is my statement to you. A lot of people are talking now exactly how we are going to face the future, but I'm telling you this is one platform which is really a good platform. We can now play our role and bring good future for our children. एक बहाना चाहिए ना, कोई भी नई चीज लाने के लिए एक बहाना चाहिए। आज हमारे पास एक बहुत बढ़िया बहाना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके आगे भी और चीजें मैं आपको छोड़ देता हूँ। टाइम बढ़ गया क्या? अच्छा पॉइंट है। Okay, so let's move now into I'll take you through quickly. अब सवाल है कि इस चीज को करने के लिए कई एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो ये कई एक्टिविटी है जिसको हमने डिफाइन किया और इसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई। अब ये इसके डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में हमने लिखा है, इसके एविडेंस मैं आपको दे रहा हूँ। एंड देयरफॉर ये एविडेंस मैं इसको स्किप कर रहा हूँ बिकॉज आई एम टेकिंग मोर टाइम, बट मैं आपको ये एविडेंस दे रहा हूँ इज दैट एनी एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग is fully tested and outcome is established. So ये स्टोरी नहीं है कि मैं 1 करोड़ रुपए डाल दूंगा और कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं 1 करोड़ रुपए अगर डालूंगा किसी एक्टिविटी में तो चमत्कार कैसे करेगा, ये उसका एविडेंस है। एंड देयरफॉर ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट एंड रिलीज, ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने $150 मिलियन फंड किया है एंड आंध्रा सरकार ने 2200 करोड़ इस पे पैसे लगाए। इसकी सब चीज़ें तैयार है। आप जो सरकार में लोग बैठे होंगे उनको पता होगा कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या कहते हैं, ऑपरेशनल मैनुअल क्या कहते हैं, TOR क्या कहते हैं, सबका आपको पता होगा। टीम जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। मेरे ख्याल अगस्त में ये प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। आई वेलकम यू ऑल इन स्टेट ऑफ बिहार एंड आंध्रा इन केस यू वांट टू विटनेस दिस प्रोजेक्ट, जेंटलमैन।
only one advice to all of you. This is not only a program where you have to sit and listen to us. This is a program where you are going to go back with really a commitment, is that you will add value to this particular activity in the capacity you are and whatever ability you have. So my request to you is that please take out some time and start thinking about it. It will really help those in fact who are not aware what will happen in the future. Thank you, gentlemen. Thank you very much.